प्यारे विद्यार्थियों और सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। मैं प्रदीप मिश्रा। और जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, आदर्श विलयन तक जो है विलयन के चैप्टर में पूरा कंप्लीट करा दिया गया था और आज हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में अनादर्श विलयन। ठीक है ना, तो समय कम लगे इसके लिए हमने कुछ परिभाषाएं यहाँ पर लिख रखी है। जैसा आपको बताया गया आदर्श विलयन के बारे में बता दिया गया है, अनादर्श विलयन हमें पढ़ना है। ठीक है ना, तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अनादर्श विलयन क्या होता है, यहाँ पर आपको परिभाषा जो है आपके लिए लिख दी गई है। जो किसी भी सांता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, जो किसी भी सांता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं ऐसे विलयनों को हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अब जो अनादर्श विलयन होते हैं वो राउल्ट के नियम से दो प्रकार के विचलन दर्शाते हैं। ठीक है ना, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक। तो ही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि राउल्ट नियम से दो प्रकार के विचलन दर्शाते हैं। विचलन का मतलब क्या है कि राउल्ट नियम से हम वाष्प दाब कैलकुलेट करते हैं दो अवयवों के मिश्रण का। ठीक है ना, अगर दो वाष्पशील द्रव हैं और उनको मिश्रित किया जाए और उनका वाष्प दाब काउंट किया जाए तो हम उसको जो है राउल्ट के नियम से निकाल सकते हैं। जो हमने पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में जो सूत्र हमने प्राप्त किया था, Pt बराबर P01 x1 प्लस P02 x2। तो अगर हम राउल्ट के नियम से जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें जो वाष्प दाब हमें प्राप्त होता है, उस वाष्प दाब से यदि किसी विलयन यानी किसी विलयन का वाष्प दाब ज्यादा आ रहा है तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। और यदि राउल्ट के नियम से निकाले गए वाष्प दाब से किसी मिश्रण का या किसी विलयन का जो वाष्पशील द्रव है उनका वाष्प दाब कम आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक विचलन कहते हैं। ठीक है ना, यानी वो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब बोर्ड एग्जाम में कभी कभी इसके एग्जाम्पल पूछ लेता है और इसके साथ नीट और IIT में इसके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखने हैं। जैसे धनात्मक विचलन होते कौन है, जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निकाले गए वाष्प दाब से ज्यादा होता है। जैसे दो एग्जाम्पल आपको NCERT में दिए गए हैं, ये आपको याद ही होने चाहिए हर हाल में। जैसे सबसे पहला है आपका एथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण और दूसरा है CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का मिश्रण। इसमें जो कॉमन है वो है एसीटोन। ध्यान रखेंगे कि एसीटोन के साथ दो चीजें हैं, एथेनॉल और एसीटोन, CH2 विद एसीटोन। दूसरा जो है ऋणात्मक विचलन को कौन दर्शाते हैं, तो जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निकाले गए वाष्प दाब से कम होता है। जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। देखिए यहाँ पर भी एक कॉमन है, वो है एसीटोन। यहाँ पर भी दोनों में एसीटोन है और यहाँ पर भी क्या है, एसीटोन है। एक आपको अलग से याद रखना है, फिनाल विद एनिलीन। ठीक है ना, तो फिनाल विद एनिलीन ये दोनों अगर हम मिलाएंगे तो इनका जो वाष्प दाब होगा वो राउल्ट के नियम से निकाले गए वाष्प दाब से कम आएगा, अर्थात ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये अनादर्श विलयन हो गए। आदर्श विलयन कल आपको बताया गया था, पुनः रिवाइज कर लें कि ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आपको याद होगा दो विशिष्ट गुण इसके हमने आपको बताए थे कि डेल्टा H का भी मान शून्य होता है, एंथैल्पी परिवर्तन, और डेल्टा V जो होता है मिश्रण का यानी आयतन परिवर्तन भी क्या होता है, शून्य होता है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक स्टेप आगे। तो हम लोगों ने आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारा इस चैप्टर यानी हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं जो हमारा है अणुसंख्यक गुणधर्म। ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है। विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय कणों की संख्या एवं विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, ना कि प्रकृति पर, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। सिंपली आप परिभाषा अगर आप चाहें तो केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। लेकिन NCERT परिभाषा क्या देती है कि विलयन में उपस्थित कुल कणों और विलेय कणों के अनुपात पर जो निर्भर करते हैं ऐसे गुण को हम विलयन के वे गुण सब क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। हाँ, विशिष्ट बात जो क्वेश्चंस यूपी बोर्ड में अक्सर आता रहता है वो प्रकृति के संदर्भ में क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है कि विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो निर्भर करते हैं, चार विकल्प आपको दे देगा, विलेय कणों की प्रकृति पर, विलायक कणों की प्रकृति पर, कि विलेय कणों की संख्या पर, कि इन सभी पर। तो याद रखेंगे कणों की संख्या पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो अब अणुसंख्यक गुणधर्म जो NCERT में दिए गए हैं, चार अणुसंख्यक गुणधर्म यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है क्वथनांक का उन्नयन।
तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है हिमांक का अवनमन, और चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म है परासरण दाब, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसके न्यूमेरिकल आपको आने ही चाहिए, ठीक है ना, परिभाषा सहित। तो हम लोग एक एक करके इन्हीं को डील करेंगे कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, और हिमांक का अवनमन क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, जो पहला वाष्प जो है अणुसंख्यक गुणधर्म है वो हमारा है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है ना। तो क्या होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसको समझेंगे। इसकी परिभाषा यहाँ पर हमने लिख दी है कि जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब घट जाता है। वाष्प दाब में होने वाले इस अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये परिभाषा हम लोग याद करेंगे, सबसे शॉर्टेस्ट परिभाषा है। और इसका जो सूत्र होता है वो P01 माइनस P1 अपान P01 होता है इक्वल टू W2 इंटू M1 अपान M2 गुणे W1, ठीक है ना। अब ये आता कहाँ से, इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो जैसे आप समझिए कि जैसे कोई वाष्पशील विलायक है, जैसे मान लीजिए एक बीकर, इसके अंदर जल भरा हुआ है। आप जानते हैं जल वाष्पशील होता है और इसका शुद्धतम अवस्था में वाष्प दाब है वो P01 से लिखा जा रहा है, ठीक है ना। इसमें कोई आप वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिला दे रहे हो जो वाष्पशील नहीं है, जैसे आपने चीनी ऐड कर दी, तो चीनी क्या वाष्पशील होती है? अगर आप उसको गर्म करोगे तो क्या चीनी उड़ जाएगी? नहीं उड़ेगी। नमक क्या उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। तो ये नमक हो गया, चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब क्या है? ये अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ होते हैं। तो इनको जब आप इसमें ऐड करते हैं, मिलाते हैं, कोई भी चीज मिला दो, और मान लो कि जो वैद्युत अनअपघट्य है उसके W ग्राम आपने ले लिए, तो ये जो पहला अवयव है जल, इसको हम पहला कंटेनिंग पहला अवयव मान रहे हैं। इसका द्रव्यमान हम मान रहे हैं कि ये W1 था और इसमें आपने W2 ग्राम कोई वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिला दिया, ठीक है ना। तो इसका वाष्प दाब, अब ये जो शुद्ध अवस्था में जल का वाष्प दाब था वो P01 था, अब ये जो वाष्प दाब है वो घट करके कितना हो गया है? P1। तो अब घट करके हो जाएगा, यानी घट जाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, अगर अंतर निकालना है तो क्या करेंगे? P01 ज्यादा है, P1 कम रहेगा क्योंकि घट गया है, तो अंतर कैसे निकालेंगे? P01 माइनस P1, ठीक है ना। और राउट्स ने बताया कि जो अवनमन होता है, जो वाष्प दाब में अवनमन आता है, ये मिलाए गए पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसी को हम डेल्टा P1 भी कहते हैं, और जो डेल्टा P1 होता है ये प्रोपोर्शनल होता है मोल अंश, विलेय के मिलाए गए मोल अंश, यानी दूसरे अवयव को हम विलेय मानते हैं तो इसको X2 भी लिख देते हैं, ठीक है ना। जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ये चाहे इसको हम ऐसे लिखें, चाहे इतनी सारी वैल्यू लिखें, तो ये जो डेल्टा P1 है ये प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्वल टू लगाएंगे, और यहाँ पर ये शुद्ध अवस्था वाला जो वाष्प दाब होता है P01 ये आ जाता है, और X2 हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो फाइनली ये जो सूत्र है इसी का ये रूप है, डेल्टा T यहाँ P0 को इसको यहाँ कर लिया गया है। और इधर समझ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये कहाँ से आया था, इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। तो डेल्टा P1 को हम क्या लिख सकते हैं? P01 माइनस P1, तो इसको ऐसे लिखेंगे P01 माइनस P1। इस P01 को नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा P01 बराबर X2 क्या होता है? जो मिलाया गया पदार्थ है उसका मोल अंश, ठीक है ना, यानी विलेय के मोल अंश। तो विलेय के मोल अंश यदि हमें निकालने होते हैं तो विलेय के मोल बटे कुल मोल रखा जाता है, आपको पता भी होगा। तो विलेय के मोल क्या होते हैं? N2, और कुल मोल N1 प्लस N2। लेकिन ये जो नियम अप्लीकेबल होता है ये अतितनु विलयनों के लिए अप्लीकेबल होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर चूंकि अतितनु विलयन है तो N1 का मान बहुत ज्यादा होगा, किससे? N2 से। तो हम क्या करते हैं, नीचे जहां पर हम इसको ऐड कर रहे हैं N1 प्लस N2, यहाँ पर N2 वाली वैल्यू हम लोग स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जो हमें यहाँ पर सूत्र मिलता है वो मिलता है P01 माइनस P1 अपान P01 बराबर N2 अपान N1। N2 अपान N1 मिलेगा क्योंकि ये इसको हम स्किप कर देंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे, क्योंकि अतितनु विलयन है, N1 का मान बहुत ज्यादा N2 के कंपैरिजन में, इसलिए उसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो N2 क्या होता है? विलेय के मोल, और N1 क्या होगा? विलायक के मोल। तो मोल कैसे निकालते हैं? भार बटे अणुभार, ठीक है ना। तो भार N2 यानी W2 कह सकते हैं अपान M2 यानी अणुभार, और ऐसे N1 का क्या हो जाएगा? W1 अपान M1। तो इसी को पक्षांतरित कर लिया गया है और इसी को यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, ध्यान दें, ठीक है ना। तो ये सूत्र हमें यहाँ से प्राप्त होता है, ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सूत्र ऐसे याद रखेंगे
तो इस पर न्यूमेरिकल आपके जो आते हैं वो हो जाएंगे आसानी से, ठीक है ना। डेरिवेशन कभी कदार ही पूछता है, ज्यादातर इस पर आधारित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल आपको भी कराए जाएंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है ना। सभी सूत्र जो हमने मोलरता, मोलता, मोलन सबके पढ़े हैं, सब पर आधारित हम लोग कम से कम एक एक दो दो न्यूमेरिकल करेंगे, खासकर जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं अंशाल से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पार्ट है हमारा हिमांक का क्वथनांक का उन्नयन, है ना। क्वथनांक का उन्नयन, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वथनांक क्या है। छोटी क्लासों की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो आप ये जानते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ते हैं कि वह ताप जिस पर किसी द्रव यानी कोई द्रव जो होता है वो उबलने लगता है। लेकिन इंटर की परिभाषा क्या होती है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके गैसीय प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ये परिभाषा इंटर की है, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे, छोटे बच्चे वाली परिभाषा वो हो जाएगी जिसमें आप याद रखते हैं कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, ठीक है ना। चलिए, तो क्वथनांक का उन्नयन का मतलब क्या होता है? बढ़ना, ठीक है ना। जैसे उन्नयन का मतलब होता है घटना, ऐसे उन्नयन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन मतलब क्या है कि क्वथनांक का बढ़ जाना, ठीक है। चलिए, होता क्या है, इसकी परिभाषा अगर हमें लिखनी हो तो जब किसी वाष्पशील मतलब जो वाष्पशील हो, जो उड़ सकता हो, ठीक है ना। तो जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील ठोस पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी को हम क्या कहेंगे? क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है ना। अब ये परिभाषा हमने लिख ली थी लेकिन मजा नहीं आया। जो रियलिटी है आपको समझाने का प्रयास हम करते हैं, क्योंकि जब डेरिवेशंस के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। लेकिन चूंकि हम प्रयास ही कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कम समय में कंप्लीट हो, इसलिए थोड़ी परिभाषाएं हमने पहले लिख दी थी। लेकिन वैसे परिभाषा लिख करके याद करने में मजा आता नहीं है ना। आप थोड़ा समझ करके भी लिखेंगे और सूत्र मेनली आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, अपनी भाषा में लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई शुद्ध विलायक है, जनरली आप देखते हैं यूनिवर्सल विलायक क्या होता है? यूनिवर्सल विलायक जल होता है, तो हम जल को ही मानेंगे कि जो है यहाँ पर विलायक के रूप में हम जल ले रहे हैं, जो कि वाष्पशील पदार्थ है, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही पता नहीं मुझे, जरा चेक कर लेते हैं। चलिए, हो रही थी। देखिए, अभी ये दूसरा वीडियो है जो इंटरमीडिएट का डाला जा रहा है ग्रुप पर। जैसा भी रिस्पांस रहेगा, आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या कमियां हैं इसमें, क्या दिक्कतें हो रही है, लाइटिंग प्रॉब्लम है या माइक की प्रॉब्लम है, उसको आप लोग साझा करें, कमेंट करें, वहां पर शेयर करें कि यहाँ क्या दिक्कतें हैं वो हमें पता चले। क्योंकि अभी नया है और उतना ज़्यादा कंफर्ट भी हमें महसूस नहीं हो रहा है। आप लोगों को लाइव जब पढ़ाया जाता है क्लास में तो उसकी बात अलग होती है, यहाँ एकदम लग रहा है निर्जीव क्लास चल रही है, ठीक है ना। बस केवल लाइटें लग रही हैं और कभी कभी तो लाइटें सही भी नहीं होती है, ठीक है ना। बोर्ड पे कभी कभी चमक आ जाती है, तो अभी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, बट प्रयास करेंगे कि और बेहतर होगा। यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो बेशक हम आपको और बेहतर कंटेंट भी अवेलेबल कराएंगे और इसके साथ साथ व्यवस्था भी अच्छी कर ली जाएगी, माइक की भी अच्छी कर ली जाएगी व्यवस्था और लाइटिंग भी अच्छी कर ली जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अब उसके लिए आपको साथ देना पड़ेगा। आप सभी लोग कमेंट करें, लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो को, और अपने जो भी आसपास में सर्किल में फ्रेंड हैं या जो भी आपके घरों में जो मोबाइल है सबसे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना। यही आपका सपोर्ट है, ठीक है ना, ताकि हम लोग आगे वीडियो बना पाए, ठीक है। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या है, इस बात को समझते हैं। तो हमने बताया कि इस बीकर के अंदर हम लोग जल ले लेते हैं, और आप सभी को पता है कि शुद्ध अवस्था में जो क्वथनांक होगा, क्वथनांक को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और क्वथनांक है क्या? एक टेम्परेचर है, तो इसको हम TB से लिखते हैं। अगर ये शुद्ध अवस्था में है तो T0 भी कहते हैं। और आप सबको पता है कि जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 100 डिग्री C होता है। अब इसमें कोई अगर हम अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिला दें, जैसे चीनी मिला दें या नमक मिला दें, तो क्या होगा? इसके W ग्राम मान लो हमने ऐड कर दिए। क्योंकि विलायक जो विलेय होता है उसको हम दूसरा अवयव मानते हैं, पहला अवयव किसको मानते हैं? विलायक को मानते हैं, तो इसको हम W2 लिखेंगे। और यहाँ हम मान रहे हैं कि इसकी W1 मात्रा है, ठीक है। ये W1 मात्रा है, ठीक है। इसमें W2 मात्रा जो है वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ की मिला दी गई। तो अब क्या होगा कि इसका जो क्वथनांक है वो TB हो जाएगा। कितना हो जाएगा? TB हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से है, जब आप चीनी उसमें ऐड कर दोगे और फिर आप उसको उबालोगे तो अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा। ये रियलिटी है। जैसे जब आप चाय बनाते हैं उसके अंदर दूध ऐड कर देते हैं, दूध में क्या है? शर्करा है, उसमें प्रोटीन्स हैं, उसमें वसीय पदार्थ हैं जो अवाष्पशील हैं। तो जब आप चाय बनाते हैं, पानी के अंदर दूध मिला हुआ है, चाय पत्ती डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, तो क्या वो 100 पर उबलेगा?
वो 100 पर नहीं उबलता है, टेम्परेचर कुछ और ज्यादा देना पड़ता है। मान लो हमने यहाँ पर कि वो टेम्परेचर जो है बढ़ करके 105 हो गया। कितना हो गया? 105 हो गया। तो हमें क्या निकालना है? हमें क्वथनांक का उन्नयन निकालना है कि कितना क्वथनांक बढ़ गया। तो क्वथनांक कितना बढ़ा ये कैसे निकालेंगे? ज्यादा माइनस कम, यानी टीबी। यहां पर क्या लिखेंगे? टीबी माइनस टी नॉट बी। इसी को हम क्या कहेंगे? डेल्टा टीबी। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। राउट्स ने बताया कि हिमांक यानी जो इसके क्वथनांक में जो अवनमन हो रहा है, शुद्ध विलायक के जो क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है, जो क्वथनांक बढ़ रहा है, ये मिलाए गए पदार्थ या फिर हम विलयन के संदर्भ में बोल सकते हैं कि विलयन के मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी जो डेल्टा टीबी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलल कंसंट्रेशन दैट इज स्मॉल एम, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करेंगे? प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक स्थिरांक, एक नियतांक, एक कांस्टेंट आता है दैट इज कॉल्ड केबी इनटू एम, ठीक है। तो ये हमारा एक सूत्र है। अब m क्या होती है? m आपको मोललता पता ही है पहले से, तो इसका मान रख देते हैं। मोललता हमने कहा था कि याद कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। kb छोटा w को हम W2 भी कहते हैं, गुणे 1000, ये m का मान रखा जा रहा है, बटे मॉलिक्यूलर वेट। ये मॉलिक्यूलर वेट विलेय का होता है, इसलिए m2 लिखेंगे, ठीक है। जो पदार्थ घोला जाएगा ना उसका मोल द्रव्यमान गुणे बड़ा W को हम जो है W1 कहते हैं। तो ये सूत्र हमें प्राप्त होता है किसका? क्वथनांक के उन्नयन का, जो आपको याद रखना होगा, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केबी क्या होता है यहाँ पर? तो केबी को हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। जल के लिए इसका मान जरूर याद रखेंगे। कभी कभी न्यूमेरिकल में दिया होता है और कभी कभी नहीं दिया होता है, तो इसलिए याद कर लेंगे इसको। 0.52 केजी मोल इनवर्स याद रखेंगे, ठीक है ना। ये इसका मात्रक होता है, ठीक है ना। देखिए, पहले वीडियो में मुझे स्वयं ऐसा महसूस हुआ था कि यहाँ थोड़ा कंफर्ट नहीं है कुछ, लेकिन धीरे धीरे अब जो है थोड़ा कंफर्ट जोन में हम लोग आ रहे हैं और इस चीज की मतलब इस चीज के लिए आपको जो है आश्वस्त कर रहे हैं हम कि बेहतर तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो डेल्टा टीवी बराबर फाइनल सूत्र हमें क्या मिलता है? केबी W2 गुणे 1000 अपान M2 इंटू बड़ा W या W1 जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र हो गया क्वथनांक के उन्नयन का, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वथनांक के उन्नयन के बाद आप देख रहे हैं जो तीसरा अवसंख्यक गुणधर्म है वो है हमारा हिमांक का अवनमन। अवनमन क्या होता है बेटा जी? आपको पता है, अवनमन का मतलब होता है घटना, है ना, कम हो जाना। तो हिमांक का अवनमन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा है वैसे ही हम लोग हिमांक का अवनमन पढ़ेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। स्याही है जो मिठी नहीं रही लग रहा है, बोर्ड मेरा तोड़ डालेगी ये स्याही। ऐसा लग रहा है इसे फिक्स हो गई है इसमें। चलो हम भी छोड़ेंगे नहीं बिना छुड़ा दिए, है ना। चलिए, तो अभी बच्चों सब लोग बताइए क्या समझ में आया अभी तक जो पढ़ा आपने? कुछ नोट्स जो सूत्र हुआ थे उनको नोट कर लिया करो, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना। अगर कोई परिभाषा लिखी जा रही है तो बस परिभाषा पहले इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको ज्यादा लिखना ना पड़े या कम समय में जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो कंप्लीट हो सके, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला अनुसंख्यक गुणधर्म है क्या? हिमांक में अवनमन, जो कि तीसरा पार्ट है। हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। तो हिमांक में अवनमन की भी परिभाषा वैसे ही है जिस प्रकार क्वथनांक के उन्नयन का था, कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में, जैसे जल आप मान सकते हो, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य ठोस पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका हिमांक घट जाता है। किसका? विलायक का। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जैसे शुद्ध जल है और उसमें हम चीनी मिला दें या अन्य कोई पदार्थ मिला दें जो वैद्युत अनअपघट्य हो और अवाष्पशील हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे आप जानते हो
उदाहरण के तौर पे हम लोग मान सकते हैं जल को, ठीक है ना। जल क्या है, एक यूनिवर्सल विलायक है और इसके लिए हमें ये पता है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, जो हिमांक होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए बोर्ड पर समझते हैं। आओ देखो, परिभाषा है क्या, यहीं से निकल आएगी। हमने मान लिया ये क्या है, जल के अणु है, ठीक है। शुद्ध जल है तो इसका जो हिमांक था, हिमांक क्या है, टेम्परेचर है, और हिमांक को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसको लिखेंगे स्मॉल एफ से। किसे लिखेंगे? स्मॉल एफ से। तो टी एफ इसको बोलते हैं, और टी एफ ये शुद्ध अवस्था में है तो टी नॉट एफ कहलाता है, ठीक है। होता क्या है कि अगर हम इसमें W2 ग्राम कोई वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाते हैं W1 ग्राम विलायक में, तो ऐसी स्थिति में इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है TF होता है, यानी जो हिमांक होता है वो TF हो जाता है। कितना हो जाता है? TF हो जाता है। चूंकि अवनमन है तो हम कह सकते हैं कि कम हो जाता है। आप सभी लोग जानते हो कि जो T0F का मान होता है जल के लिए वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल फ्रीज हो जाता है। लेकिन आप मान लो जल को फ्रीज करना चाह रहे हो, जैसे आप फ्रीजर में लगा करके आइसक्रीम बनाना चाह रहे हो। अगर आप आइसक्रीम बनाना चाह रहे हो, उसके अंदर चीनी ऐड कर दिया आपने, उसमें कुछ खोया ऐड कर दिया, खोया में फैट है, प्रोटीन है, वो भी क्या है, अवाष्पशील पदार्थ है, ठीक है। और उसको आप फ्रीजर में लगा दे रहे हो कि नहीं हमें आइसक्रीम बनाना है, तो ऐसी स्थिति में अब उस आइसक्रीम को जमाने के लिए आपको फ्रिज या फ्रीजर देर तक चलाना पड़ेगा, यानी आपको टेम्परेचर माइनस में देना पड़ेगा। अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या ऐड कर दिया गया है, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ जो कि अवाष्पशील था, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जो टेम्परेचर हो जा रहा है वो TF हो जा रहा है, और ये सीधी सी बात है, इसका मान क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। ज्यादा कौन होगा, निगेटिव या शून्य? शून्य ज्यादा होगा। तो हमें अगर अंतर निकालना होता तो ज्यादा में से कम वाली वैल्यू को घटाते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे जो अवनमन हुआ वो T0F में से क्या होगा, TF। ये कम वाली वैल्यू है, ये ज्यादा वाली वैल्यू है, तो T0F ज्यादा वाली वैल्यू हो गई, TF कम वाली वैल्यू हो गई। तो इसी को हम क्या कहेंगे, डेल्टा TF, यानी हिमांक में अवनमन। परिभाषा क्या है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई वैद्युत अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य मिलाया जाता है तो विलायक का हिमांक घट जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन, यानी T0F से क्या हो जाता है, TF हो जाता है, ठीक है। और डेल्टा TF जो होता है, ये राउल्ट के अनुसार, ये राउल्ट ने बताया कि जो हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा TF है, ये समानुपाती होता है किसके, मिलाए गए यानी विलेय के मोलल सांद्रता के, यानी विलयन की मोलल सांद्रता के, ठीक है ना। जैसे हिमांक में अवनमन है वैसे ही क्वथनांक का उन्नयन भी था, ठीक है ना। डेल्टा वहां पर TB प्रोपोर्शनल स्मॉल m होता था, यहाँ पर क्या है, डेल्टा TF प्रोपोर्शनल m है। डेल्टा TF प्रोपोर्शनल हटाओगे तो यहाँ पर भी एक स्थिरांक आता है KF इंटू m, ठीक है। तो ये एक सूत्र मिल जाएगा। KF का मान भी याद रखेंगे जल के लिए, और इसको हम जैसे वहां पर KB होता था, KB का मान क्या होता था, या KB होता क्या था, वहां पर उसको हम क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते थे। ऐसे यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, हिमांक अवनमन स्थिरांक, या क्या बोलेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक, या एक इसका और नाम होता है क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो क्रायोस्कोपिक स्थिरांक जो होता है, ये जल के लिए इसका मान 1.86 kg मोल इनवर्स होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए स्मॉल m का मान रख दीजिए। स्मॉल m का मान आप पहले से पता ही होगा आपको, KF W2 गुणे 1000 अपान M2 गुणे W1। तो ये डेल्टा TF का सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीधे न्यूमेरिकल इस पर पूछे जाते हैं, याद होने चाहिए, ठीक है ना। और लास्ट हमारा जो है वो है परासरण दाब। चौथा अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, परासरण दाब, ध्यान रखेंगे। तो परासरण दाब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं और परिभाषा भी पूछी जाती है, ठीक है ना। चलिए इसको भी हम लोग अपने तरीके से समझते हैं, ठीक है ना, और उसी समझ करके परिभाषा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
चलिए परासरण दाब क्या है लिख दे रहे हैं। सांद्र विलयन पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, क्या बताया गया? सांद्र विलयन पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। इस बात को समझिएगा कि परासरण क्या होता है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये बीच में एक झिल्ली हमने लगा दी, जो एक विशेष प्रकार की झिल्ली है जिसको एसपीएम बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है ना। अर्धपारगम झिल्ली की विशेषता यह है कि ये केवल विलायक के अणुओं को एक ओर से दूसरी ओर जाने देती है, यानी विलायक के अणुओं के लिए पारगम्य होती है। अगर इससे हम सेपरेट करें दो भिन्न विलयनों को जिनकी सांद्रताएं भिन्न हो, मान लो ये विलयन सांद्र है, क्या है? सांद्र है, और ये क्या है? तनु है। तो अगर एसपीएम बीच में है तो ये क्या करने देगी? ये केवल विलायक के अणुओं को जाने देगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है परासरण। ठीक है, ऑस्मोसिस इसको बोलते हैं। अब ऐसे ही इसको समझिएगा कि परासरण दाब क्या है। मान लो एक बीकर है और इस बीकर में हमने कुछ इस प्रकार का एक उपकरण लगा रखा है यहाँ पर, और यहाँ इसको हमने यहाँ पर एक झिल्ली से कवर अप कर रखा है। और ये जो झिल्ली है, इस उपकरण का जो माउथ है, मुख है, यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है? एसपीएम नामक झिल्ली, सेमी परमेबल झिल्ली यानी अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है ना। यहाँ पर हमने भर रखा है तनु विलयन। क्या भर रखा है? तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु। और यहाँ पर हमने भर रखा है सांद्र विलयन। क्या भर रखा है? सांद्र विलयन, ध्यान रखेंगे। यहाँ है सांद्र। तो अभी हमने बताया कि विलायक के अणु किधर मूव करते हैं? तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। तो जल के अणु तनु से क्या होंगे? सांद्र की ओर जाना प्रारंभ करेंगे। अब अगर सांद्र की ओर जाएंगे तो ये जो वाटर कॉलम होगा, विलयन का जो कॉलम होगा, वो ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, सीधी सी बात है। तो हम क्या करें कि जो ऊपर की ओर दाब लग रहा है, इसको रोकने के लिए हम क्या कर दें? यहाँ पर एक पिस्टन लगा दें और इस पिस्टन से ऊपर इतना दबाव लगाएं कि ये जो प्रक्रिया है वो स्टॉप हो जाए, रुक जाए। ये प्रक्रिया परासरण थी, और परासरण को रोकने के लिए हमने ऊपर से क्या किया? एक प्रेशर अप्लाई किया। यहाँ पर इसको हम ऐसे पाई से लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो दाब हम लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं? सांद्र विलयन पर लगा रहे हैं। परिभाषा को अच्छी तरीके से समझिएगा। दाब कहाँ लगा रहे हैं? सांद्र विलयन पर लगा रहे हैं। तो परिभाषा हमने क्या लिखी परासरण दाब की? कि सांद्र विलयन पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है। यानी वह अतिरिक्त दाब किस पर? सांद्र विलयन पर। तो सांद्र विलयन पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है ना। लाउट ने बताया कि जो परासरण दाब होता है विलयन, किसी भी विलयन का जो परासरण दाब होता है वो एक निश्चित ताप T पर, ताप यहां पर जरूरी है, एक निश्चित ताप T पर विलयन की मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और पाई इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, सॉरी मोलर नहीं, मोलर यानी कैपिटल एम एट टेम्परेचर T। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो एट टेम्परेचर T पर ये इस प्रकार से निर्भर करता है। जब यहां पर प्रोपोर्शनल हटाया जाता है तो एक नियतांक आता है, दैट इज कॉल्ड R। तो RMT, इसी को हम वैसे M को यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन को C भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो हम इसको ऐसे RCT, या इसका बहुत ही कॉमन या प्रचलित स्वरूप होता है क्या? CRT। एकदम वैसा ही है जैसे आपने ओम का नियम पढ़ा होगा ना कि B प्रोपोर्शनल I होता है। जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आता है? R आता है, फिर I।
लेकिन इस रूप में कम आप पढ़ते हैं, अक्सर आप इसको ऐसे याद रखते हैं V बराबर IR होता है ना। तो ऐसे ही इसको हमने क्या कर दिया, पक्षांतरित कर दिया है, तो पाई बराबर हमें क्या मिलता है, CRT मिलता है, जहां पर R क्या है, R को हम विलयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन स्थिरांक कहते हैं। और विलयन स्थिरांक का मान आपको याद रखना है 0.0821, ये इसका मान होता है यहाँ पर ATM में जब रखा जाता है, ठीक है ना। परासरण दाब यदि आपको ATM में निकालना है तो पाई का मान हम ये रखते हैं यहाँ पर, सॉरी R का मान, पाई का नहीं R का, ठीक है। तो चलिए अब इसको थोड़ा और हम लोग एलिब्रेट करते हैं। जैसे पाई बराबर C क्या है, C है मोलर कंसंट्रेशन, जो कि मोल प्रति लीटर होती है। तो मोल होते हैं N, लीटर मतलब आयतन, R इंटू टी। लेकिन आप जानते हैं डायरेक्ट मोल नहीं दिए जाते हैं, विलेय का भार दिया जाएगा। तो विलेय क्या है, W2 अपान मॉलिक्यूलर वेट M2, ऊपर क्या है R इंटू टी, और नीचे क्या रहेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम अभी क्या है, लीटर में है। अब अगर हमें ml में चाहिए, चूंकि जनरली ml में ही दिया जाएगा, तो V ml में अगर करना है तो ऊपर हम क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई का मान, यानी परासरण दाब का मान, ठीक है ना। तो परासरण दाब का सूत्र डायरेक्ट हमें याद रखेंगे, इसका न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है, कभी कभी तो डायरेक्ट यही लग जाता है, कंसंट्रेशन दी होती है, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन। तो फाइनल सूत्र ये है W2R इंटू टी गुणे 1000 अपान M2, यानी विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू वॉल्यूम किसमें, ml में, ठीक है। तो ये परासरण दाब हो गया, ठीक। चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, यदि आपने स्टेप बाय स्टेप समझा है, केवल आगे बढ़ा के वीडियो नहीं देखा है तो, ठीक है ना। तो चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब परासरण दाब से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है भाई, जो आपको पता होना चाहिए। यदि आपने अंशाल को भी लगाया है, सॉल्व किया है, तो आप पाओगे कि अंशाल में क्वेश्चन होता है समपराशरी विलयन, या कभी कभी विलयन दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि किसका परासरण दाब किस प्रकार प्रभावित होता है। तो याद रखेंगे, जितना ज्यादा सांद्र विलयन होगा उसका परासरण दाब उतना ही अधिक होगा, क्योंकि परासरण दाब किस पर निर्भर कर रहा है, तो परासरण दाब निर्भर कर रहा है मोलर सांद्रता पर, ठीक है ना, कैपिटल M पर निर्भर कर रहा है। तो अगर सांद्रता ज्यादा होगी तो परासरण दाब का मान भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन जो दूसरा था, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परासरण दाब से जो पूछा जाता है कि समपराशरी विलयन क्या होता है। नाम से स्पष्ट है, सम मतलब क्या होता है, समान, पराशरी मतलब जिसका परासरण दाब समान हो, समपराशरी विलयन। तो ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है समपराशरी विलयन कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखना है। समपराशरी विलयन का एग्जाम्पल है आपका, हमारी रक्त कोशिकाएं जो होती हैं आरबीसी के अंदर जो तरल भरा हुआ है, आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल्स या कार्पोसेल्स। तो सेल्स मतलब कोशिका, तो कोशिका के अंदर जो तरल है वो कोशिका द्रव्य है, तो उसके अंदर जो तरल है उसकी सांद्रता और 0.9% W/V NaCl का जो सोल्यूशन होता है, ये हमारी रक्त कोशिका के सांद्रता के बराबर होता है, ध्यान रखेंगे। रक्त कोशिका मतलब क्या, आरबीसी, ध्यान रखेंगे। तो रक्त कोशिका यानी आरबीसी, तो आरबीसी के अंदर जो तरल भरा होता है उसकी सांद्रता और 9% W/V सांद्रता का NaCl का जो विलयन होता है वो समपराशरी होता है। अब खास बात क्या है समपराशरी का, कि समपराशरी विलयन यदि एक हमने SPM के द्वारा अगर हम इसको अलग करते हैं, इधर भी वही विलयन है, यानी उतनी ही सांद्रता का विलयन भरा हुआ है, कोई विलयन A है और कोई विलयन B है। अगर इनको, और ये दोनों क्या है, समपराशरी है और इन्हें हम SPM द्वारा अलग कर रहे हैं, तो इनके मध्य में परासरण की क्रिया नहीं होती, यही एक खास बात है। तो इसलिए आप देखते हैं जनरली क्या, पहले एक समस्या होती थी अक्सर लोगों को, आज के जब हमारा आधुनिक युग नहीं था, पहले पुराने युग में आपने सुना होगा कि पहले गांव में हैया भवानी आती थी, याद है, सुना होगा, आपको याद क्या होगा, आपने अपने घर के लोगों से सुना होगा, जो बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो जानते हैं, वो बताते हैं कि पहले गांव में हैया भवानी आती थी। हैया क्या मतलब क्या है, कभी कभी आपने देखा महिलाओं को आपस में जब झगड़ते हुए देखा होगा, तो कभी कभी ऐसा वो कह देंगे हैया भवानी उठा ले जाए। तो हैया भवानी क्या है, हैया भवानी मतलब क्या होता है, उसका हैजा का विकराल रूप क्या होता है, हैया कहलाता था,
और हैजा में क्या होता है कि डायसेंट्री, बार बार बहुत ज्यादा दस्तें आती हैं, उल्टियां होती हैं, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में जल की कमी हो जाती है। और इसकी वजह से होता क्या था, बहुत सारे लोग मर जाते थे। गांव में व्यवस्था उस प्रकार से थी, आप देखते हैं जैसे आजकल आप देखते हैं हमारे चारों तरफ गांव में लोगों के यहाँ शौचालय बने हुए हैं, तो जनरली वो शौच करने के लिए शौचालय में जाते हैं। पहले व्यवस्था जब इस प्रकार से नहीं होती थी, बड़े गांव होते थे, पता लगा बीच गांव में उनका घर है और इस प्रकार की शौच की समस्या हुई है, और वो गए भागते हुए बाहर गए, गांव के बाहर जाते जाते तब तक उनको वहीं बाहर चक रोड पे ही शौच जाना पड़ा। और लोग अक्सर आप देखते हैं साफ सफाई का तो उतना ज्यादा ध्यान नहीं रखते थे, चप्पलें नहीं होती थी उतना लोग यहाँ जूते चप्पल पहने, तो अक्सर पैदल ऐसे ही चलते रहते थे। तो उससे क्या हो जाता था, तो जो मल मूत्र आदि है उसका कंटेमिनेशन हो जाता था, है ना, जिसकी वजह से वो घरों तक पहुंच जाता था। और इस प्रकार की जो समस्याएं थी, डायरिया आदि की, वो समस्याएं बहुत ही आसानी से लोगों में संचित हो जाती थी और बहुत सारे लोग डायरिया से ग्रसित होते थे और उनके शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, जल की कमी हो जाती थी और लोगों की मृत्यु हो जाती थी। लोग ऐसा बताते हैं कि एक महामारी थी, ये महामारी जैसे कोरोना आई थी ना, उस प्रकार से एक प्रकार का पेंडेमिक था ये, जिससे गांव की आबादी कम हो जाती थी, है ना। तो अब देखिए प्रकृति, हम लोगों के हिसाब से देखा जाए तो वैसे वो अच्छी बात नहीं है। अगर जनसंख्या कम होने से आपका अपना, आपके कोई जानने वाला, आपका टोला पड़ोसी में जो भी लोग रह रहे हैं, अगर कोई भी डेथ हो जाती है तो वो कष्ट होता है। बट प्रकृति के अनुसार तो ठीक है ना, प्रकृति क्या चाहती है, प्रकृति तो हर जीव, हर प्रजाति की संख्या को नियंत्रित रखना चाहती है, और इसीलिए उसने क्या किया है, विभिन्न प्रकार के रोग कारक जैसे जीवाणु हो गए, कवक हो गए, विभिन्न प्रकार के अन्य रोग कारक जैसे परजीवी हैं, वो सब बनाए हैं ताकि हर जीव की संख्या क्या रहे, नियंत्रित रहे, कुछ जीव निपटते रहे। समस्या यही हो गई कि प्रकृति ने हम लोगों को दिमाग ज्यादा दे दिया, इवोल्यूशन हो गया दिमाग का, और हम लोगों ने बहुत सारी दवाइयां बना ली हैं। तो उसी क्रम में ये एक दवा थी कि हम लोगों ने वो इजाद कर लिया। जनरली क्या होता है कि जो डायरिया में आपके जो अतड़ियां होती हैं, जो आहार नाल होती है, उसकी गति बढ़ जाती है, पेरिस्टाल्सिस। आपने देखा होगा पेट से आवाज आती रहती है, यदि किसी को डायरिया हो गया, दस्तें आ रही हैं, तो पेट से आवाज आती रहती है, उसमें जो क्रमाकुचन की गति होती है जिसको पेरिस्टाल्सिस बोला जाता है, वो मूवमेंट बढ़ जाता है, बहुत तीव्र हो जाता है। तो जो भी खाओगे पियोगे वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा दिया जाएगा, तो वो तुम्हारे शरीर में नहीं जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होता है, जिससे पोषण की कमी हो जाएगी। और आप देखोगे 2-4 बार यदि आपको समझ जाना पड़ा तो बहुत ज्यादा एकदम मूर्छा लग जाएगी, लगे सारी एनर्जी खत्म हो गई, होता है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जब जल की कमी हो जाती थी तो लोगों की डेथ हो जाती थी। लेकिन अब हम लोगों ने इलाज क्या निकाल लिया कि अगर पेट के द्वारा यानी अतड़ियों के द्वारा अवशोषित होकर के ब्लड में नहीं जा रहा है जल, तो हम लोग इंजेक्शन के माध्यम से सीधे नसों में डाल देते हैं, क्योंकि अवशोषित होकर के ब्लड जाएगा कहाँ, जाएगा तो नसों में ही। तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे इंजेक्शन की सहायता से जो है जल को अपनी नसों में डाल देते हैं। लेकिन वो जो जल डाला जा रहा है वो क्या सीधे तनुजल है, क्या शुद्ध जल है, आशुद्ध जल है? नहीं, आशुद्ध जल नहीं डाल सकते हैं। यदि आपने आशुद्ध जल डाल दिया तो होगा क्या, उसको भी थोड़ा सा समझ लो। कि जैसे मान लीजिए आपकी वेन्स है, आपके शरीर की धमनियां या सिराएं, सिराओं में इंजेक्शन लगाया जाता है। मान लीजिए इंजेक्शन की सहायता से आप इसके अंदर क्या ग्लूकोज मतलब जल चढ़ा दो, ग्लूकोज नहीं, अभी जल चढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर ब्लड बह रहा है और ब्लड के अंदर है आरबीसी, आरबीसी के अंदर तरल है। और जैसे आप यहाँ से अगर सामान्य जल चढ़ा दोगे ऐसे नल से निकाल करके या अशुद्ध जल, तो इधर चारों तरफ क्या हो जाएगा, चारों तरफ हो जाएगा तनु विलयन। क्या हो जाएगा, ये विलयन कैसा हो जाएगा, तनु विलयन हो जाएगा। और जब तनु हो जाएगा तो जल इसके अंदर जाने लगेगा। और हम लोग हैं एनिमल, तो आरबीसी क्या है, एनिमल सेल है। और एनिमल सेल में क्या होता है, केवल कोशिका कला होती है, कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती। तो ये आरबीसी क्या होंगी, फूल जाएंगी, गोलाकार हो जाएंगी। और चूंकि कोशिका भित्ति बाहर नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, फूलती फूलती फिर फट जाएंगी, ब्लास्ट कर जाएंगे। जैसे बलून में आप हवा भरेंगे तो क्या होगा, बाउंड्रीज की स्ट्रेच होगी और लास्ट में क्या होगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो यही हाल होने लगा, यानी जो आरबीसी है वो फटने लगती हैं अगर आप सामान्य जल ऐसे चढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें करना क्या है, इस स्थिति से भी बचने के लिए क्या करते हैं, हम लोगों ने पता कर लिया कि भाई पराशरण ना हो उसके मध्य, इसके लिए हम समपराशरी विलयन चढ़ाते हैं। और हमने ये भी ज्ञात कर लिया कि इतना सांद्रता वाला विलयन जो है NaCl का, वो इसके समपराशरी होता है। तो चाहे NaCl का हो, चाहे ग्लूकोज का हो, फ्रक्टोज का हो। अच्छा, ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रोज लिख करके आता है उसमें बोतल में, ठीक है ना। तो डेक्स्ट्रोज का विलयन हम लोग इतनी सांद्रता का चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, जब इसके चारों तरफ समान सांद्रता वाला विलयन होगा तो इसके मध्य पराशरण की क्रिया नहीं होगा और आरबीसी हमारी सुरक्षित बची रहती है। और इस प्रकार से हम लोग डायरिया जैसी समस्याओं जो बड़ी रूप में विकराल रूप धारण करती थी, तो हैजा या हैया भवानी कहलाती थी, उनसे हम लोग बच जाते हैं, ठीक है ना।
तो ये सारी चीजें हैं। तो समपराशरी विलयन क्या होते हैं? जिनका प्रसारण दाब समान होता है और इन्हें अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग करने पर इनके मध्य परासरण की क्रिया नहीं होती। ठीक है ना। तो चलिए एक लास्ट पॉइंट और है, इसको हम लोग थोड़ा ऐड कर लेते हैं, वो है वान डे हाफ गुणांक। ठीक है ना। वान डे हाफ गुणांक क्या होता है इसको समझते हैं। तो वान डे हाफ गुणांक को हम स्मॉल आई से लिखते हैं, और वान डे हाफ गुणांक जो होता है इसको निकालने का तरीका ये होता है कि संगुणन या वियोजन, क्या संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, ये सूत्र होता है। ठीक है ना। अगर अब देखिए ये कहां पर यूज किया जाता है, अगर कोई ऐसा पदार्थ है जिसको आप घोल रहे हो और वो आयनों में वियोजित हो जा रहा है, जैसे मान लो आपने NaCl घोला, तो NaCl के अगर 100 अणु आप डालोगे विलयन में, तो अंदर जाकर के उसके कणों की संख्या, जो आयनों की संख्या होगी, वो 200 हो जाएगी। 100 Na प्लस 100 Cl माइनस, यानी उसका क्या हो गया? वियोजन हो गया। तो ऐसे केस में जो अणुसंख्यक गुणधर्म का मान होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि परिभाषा आपने क्या पढ़ रखी है कि विलयन के वह गुणधर्म जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, और अंदर जब विलय आप घोल रहे हो तो कणों की संख्या बढ़ जा रही है, तो अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान क्या आएंगे? बढ़े हुए आएंगे। क्लियर है ना। तो संगुणन, अगर ये इसको हम क्या कहेंगे? वियोजन। ऐसे कुछ पदार्थ भी होते हैं जिनको आप घोलोगे, अगर आपने 100 कण उसमें घोले तो हो सकता है वो संगुणित हो जाए, वियोजित ना हो जाए। NaCl क्या होता है? वियोजित होता है। ऐसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो संगुणित हो जाते हैं। पता लगा 100 कण आपने डाले, अंदर विलयन में वो जुड़ गए, दो डाइमराइज हो गए, डाइमर उन्होंने बना लिया, तो इस केस में टोटल कितने कण हो जाएंगे? 50। तो उनका अणुसंख्यक गुणधर्म जो होगा वो मान कम आएगा। तो इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए या इस समस्या को सुलझाने के लिए वान डे हाफ ने एक सूत्र दिया, और उस सूत्र में कार्य लिखा आई, जिसको हम वान डे हाफ गुणांक कहते हैं। ठीक है ना। तो वान डे हाफ गुणांक हम कैसे ज्ञात करते हैं? संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, और इस आई का मान, देखिए इसको निकालने के 2-3 और तरीके होते हैं। ठीक है ना। प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे परकलित अणुसंख्यक गुणधर्म, ये भी एक सूत्र होता है आई निकालने का। और आई को हम क्या करते हैं? जो चारों सूत्र हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, उन चारों सूत्र में इंट्रोड्यूस कर देते हैं दाईं ओर। जैसे वाष्पदाब का अपेक्षिक अनुमन का सूत्र याद होना चाहिए, P01 माइनस P1 P01 बराबर हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी चीजें वैसे रहेंगी, W2 गुणे M1 अपान M2 गुणे W1। तो पहला अणुसंख्यक गुणधर्म का जो सूत्र आपको याद होना चाहिए वो याद होना चाहिए। दूसरा आपको याद है डेल्टा TB बराबर होता है KB, लेकिन हम क्या कर देंगे? यहाँ पर I से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो I गुणे KB गुणे 1000, सॉरी छोटा W पहले, यानी W2 गुणे 1000 अपान M2 इंटू बड़ा W। तो ये दूसरा सूत्र हो गया। संशोधन क्या किया गया? इसमें स्मॉल आई से क्या कर दिया गया? मल्टीप्लाई कर दिया गया है वान डे हाफ गुणांक से। तीसरा सूत्र आपने जो पढ़ा है डेल्टा TF, यानी हिमांक में अनुमन, ये भी वैसे होता है जैसे यहाँ KB होता है, वैसे यहाँ पर KF होता है, W2 होता है गुणे 1000 होता है अपान मॉलिक्यूलर वेट यानी M2, ये विलय का है, और गुणे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है। यहाँ पर भी क्या करेंगे? आई से मल्टीप्लाई कर देंगे आई से। ठीक है। और लास्ट क्या है? पाई बराबर CRT होता है, लेकिन हम क्या कर देंगे? आई से गुणा कर देंगे। तो ये कुल 4 सूत्र हो गए अणुसंख्यक गुणधर्म के, जिस पर आधारित न्यूमेरिकल प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें इन सूत्रों पर आधारित न्यूमेरिकल ना आए। कोई ना कोई एक सूत्र का उपयोग तो जरूर करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है ना। तो पता होने चाहिए। अब इनके जो न्यूमेरिकल होंगे जो साल में आए होंगे, उनको अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं कि वो पुनः रिपीट हो सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में अवेलेबल करा दिए जाएंगे, सॉल्व करके बताया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपने राय दीजिएगा कि हाँ किस प्रकार से वीडियो रहा,
क्या और इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है ना, तो गुड नाइट बच्चों।